बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 का। आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें पहला जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब जो है, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो है चार्ज के लिए। किसके लिए? चार्ज। और फ्लक्स जो है, फ्लक्स उसका मतलब है फ्लो रेट। क्या मतलब है? फ्लो रेट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुनियादी तौर पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखें। आप ये कंसिडर कर ली कि ये एक विंडो है, एक विंडो। यहां पे चार्जेस पड़े हैं या चार्ज पड़ा है। एक विंडो है, एक एरिया है, और यहां पे एक चार्ज पड़ा है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था कि चार्ज से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चार्ज है, उसके सामने एक ओपन एरिया है। क्या है? ओपन एरिया है। अब इस चार्ज से जो लाइन निकलते हैं वो इस ओपन एरिया पर से पास होते हैं, जिस तरह आप सारे इस दरवाजे से निकलते हैं। अब यहां पे फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट्स इस दरवाजे से निकल गए, तो 6 स्टूडेंट्स जो है उनको आप कंसिडर कर ले कि ये 6 लाइंस है, और यहां पे कोई चार्ज पड़ा है पॉजिटिव। तो जब ये 6 निकल जाते हैं, उधर चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये जो लाइंस है ये आपके पास ई है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां से लेकर यहां तक ये जो ए बी है, ये आपके पास क्या है? एरिया ए। किसी एरिया ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, निकल जाते हैं, जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आपको क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुनियादी तौर पर जो इसका कंसेप्ट है वो है कि एक एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और उस एरिया को आपस में क्या कर लो? ज़रब कर लो। जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो आपके पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डिफिनीशन है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इस तरह भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड यूनिट वेक्टर एरिया ए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई एंड यूनिट वेक्टर एरिया ए। यहां पे डॉट प्रोडक्ट तो आप सारे समझते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? कि अगर आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और उसका आंसर क्या आ जाए? स्केलर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। यहां पे मैंने लिखा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई यूनिट वेक्टर एरिया ए। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूनिट वेक्टर एरिया को नहीं समझते हैं, तो अब इधर देखें। देखें, ये मेरे पास बोर्ड है, इसकी कितनी लेंथ है और कितनी विड्थ है, जब दोनों को हम ज़रब करेंगे, ये सिंपल एरिया है। अगर आप इस तरह करते हैं, लेंथ ज़रबे विड्थ, तो इनसे जो एरिया निकलता है ये स्केलर है। क्या है? स्केलर। अगर आप लेंथ ज़रबे विड्थ, ये आपके पास, आपको मैंने फॉर एग्जांपल एक व्हाइट बोर्ड दिया है, दोनों साइड व्हाइट है, आपको पता नहीं चलता है कि मैंने इसकी किस साइड पर राइटिंग करनी है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि एक साइड पे मैं एरो का निशान लगाऊं और उसे बाहर निकालूं, एरो का निशान लगाऊं, बाहर निकालूं, कि इससे आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये वाली साइड पे आपने क्या करनी है? लिखाई करनी है।
इस तरह अगर आपके पास एक सरफेस एरिया हो, सरफेस एरिया, और आप एक ऐसा लाइन ले जो इस सरफेस एरिया को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये आपको क्या देगा, यूनिट वेक्टर एरिया ए देगा। दिस इज वेक्टर, दिस इज नॉट स्केलर। फिर से देखो, यहां पे मैंने लिखा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन यूनिट वेक्टर एरिया है। मैंने सिर्फ एरिया की बात नहीं की है। एरिया दो तरह के हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया ले लें जो 2 × 2 हो, 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है, और फिर उस एरिया से एक लाइन जो परपेंडिकुलर निकला है वो बाहर की तरफ है, जो इसका आपको डायरेक्शन भी दे रहा है, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर एरिया है। क्या है, यूनिट वेक्टर एरिया। और यहां पे हम बार बार जो बात करेंगे वो हम यूनिट वेक्टर एरिया की करेंगे। किसकी, यूनिट वेक्टर एरिया। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया है? अपना बुक दे दो, फिर बता देता हूं। इस बुक पे अगर आप देखें, ये लेंथ है, ये वेट है, तो इससे ये सरफेस एरिया आता है। क्या आता है, सरफेस एरिया। अब अगर इसको भी मैं वाइट कर लूं, इसको भी मैं वाइट कर लूं, आपको पता नहीं चलेगा कि बुक का स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने कहां से स्टार्ट लेना है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, इस पे ये जो पेन है इसकी एरो मैं बाहर की तरफ निकालूं, तो अब ये जो पेन है ये इसको 90 के एंगल के ऊपर है, ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है, आउट ऑफ द पेज है। दिस इज नाउ नॉट अ सिंपल एरिया, दिस इज यूनिट वेक्टर एरिया। और यूनिट वेक्टर आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि अ वेक्टर विच गिव्स अस डायरेक्शन, जो हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई ई। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक में भी हो सकता है, थोड़ा सा फर्क है। अगर यहां मैग्नेटिस होता, उनसे लाइन निकलती, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर यहां पे चार्ज है, उनसे लाइन निकलती है, तो फिर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अच्छा, पाई ई आपके पास बराबर है ई डॉट ए के, ई डॉट ए के। पाई ई बराबर है किसके, ई डॉट ए के, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ए इज अ यूनिट वेक्टर एरिया एंड फ्लक्स मींस फ्लो रेट। एक यूनिट वेक्टर एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, वो बेसिकली हमको क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगे। डॉट को आप यहां से रिमूव कर लो, तो पाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर ले। यहां पे मैंने कॉस थीटा क्यों लगाया है, मरवा क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ नो, देखिए मैं डॉट प्रोडक्ट की वजह से, एक्स जो है वो इफेक्टिव कंपोनेंट है। यहां पे एक्स, अगर खुदा ना खास्ता आपका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ये हो, आप इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लो, ये एक्स हो ये वाई हो, तो इसमें हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एक्स, और एक्स के साथ कौन सा थीटा लगता है, कॉस थीटा। अच्छा, यहां से आप थीटा भी निकाल सकते हैं। एक चीज यहां पे आप एक और नोट करें, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर ओपन एंड फ्लैट सरफेस। पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए ओनली वैलिड फॉर
ओपन एंड फ्लैट सरफेस, फॉर ओपन एंड फ्लैट सरफेस। ओपन और फ्लैट का क्या मतलब है? शाबाश। अच्छा, अब इस इक्वेशन से आप ई भी निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो। अगर आप यहां से ई निकालते हो तो पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए डिवाइडेड बाय ए, तो ए कैंसल, ई इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ए। अब ये आपकी एक एमसीक्यूज है। कौन सी एमसीक्यूज है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सबसे पहले फार्मूला पढ़ा था वो था E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते थे अगर आपके पास टेस्ट चार्ज हो और फोर्स हो, तो फिर आप ये इस्तेमाल करोगे। कल आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास कौन सा चार्ज हो? सोर्स चार्ज। और ये फार्मूला अगर आपके पास ना सोर्स चार्ज हो ना टेस्ट चार्ज हो, सिर्फ आपको मालूम हो फ्लक्स और एरिया, तो आप यहां से भी क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां तक समझ गए हो? मरवा मैंने क्या बोला है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने इंटेंसिटी के कितने फार्मूले अभी तक निकाले हैं? 3। एक विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, एक विद द हेल्प ऑफ सोर्स चार्ज, और एक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपके पास एक और भी डिफिनीशन आ गई। वो क्या है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक था? अच्छा, यहां से आप थीटा भी निकाल सकते हो। थीटा के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पास फार्मूला है पाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अगर आप दोनों साइड्स को ई ए पे डिवाइड कर लें, ई ए कैंसल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ई ए। दोनों साइड्स पे cos इनवर्स मल्टीप्लाई कर ले। cos इनवर्स डॉट cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स इंटू पाई डिवाइडेड बाय ई ए। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स पाई डिवाइडेड बाय ई ए। आप यहां से क्या निकाल सकते हो? यस। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में यह समझना है कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बताओ। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंगल, ओरिएंटेशन एंगल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन कितने चीजों पर? 3। कितने चीजों पर? 3 चीजों पर। उसमें पहला आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। सेकेंड, वेक्टर, यूनिट वेक्टर एरिया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एंड थर्ड नंबर पे एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन थीटा। आपने किस तरीके से इस सरफेस को रखा है। अब एक और चीज भी यहां पे समझ ले, अगर आप थीटा एंगल लगाते हैं तो आप इसके लिए लेंगे यूनिट वेक्टर एरिया। अगर थीटा नहीं लगाते हैं, पाई इज इक्वल टू ई ए साइन ऑफ अल्फा। तो याद रखे, साइन अल्फा इज फॉर सरफेस एरिया।
देखें, ये मेरे पास बुक है, ठीक है। एक स्टूडेंट मुझे कहती है कि सर मैं तो एंगल सरफेस के साथ लेना चाहती हूं। एक स्टूडेंट जो है वो तो ले रही है ये वाली, ये वेक्टर एरिया है, इसके साथ एंगल लेना चाहती है। एक कहती कि नहीं वेक्टर एरिया नहीं, किसके साथ, सरफेस एरिया, फिर ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेगी, ठीक है। ये वाला इक्वेशन क्या करेगी, इस्तेमाल। अब फ्लक्स जो है वो तीन तरह के है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू एंगल। मैक्सिमम एंड पॉजिटिव फ्लक्स, मैक्सिमम एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सिमम भी हो और क्या हो, पॉजिटिव भी हो। अब इसका हम थोड़ा सा पहले फिजिकल मतलब समझते हैं। ये आपके पास एक एरिया है, सरफेस एरिया है, और ये इसका कौन सा एरिया है, यूनिट वेक्टर एरिया है। यहां पे कौन पड़ा है, चार्ज पड़ा है, इनसे क्या निकल रही है, लाइंस। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर एरिया ए, और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। थीटा कितना बन रहा है, जीरो। थीटा कितना बन रहा है, जीरो। दरवाजा इस तरीके से है, आपके घर में लगा है और ओपन भी है, तो इससे आप निकल सकते हो। अगर इसकी मैं डायरेक्शन ले लूं कि बाहर की तरफ निकलता है, तो ये इसकी यूनिट वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, और ये आप इस पे निकल रहे हैं, तो अब इन तीनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, जीरो। तो इस केस में आपके पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, बिकॉज ऑल द लाइंस इज पासिंग ऑन दिस एरिया, इस पे पास हो रही है। तो यहां पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, देखें, पाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ जीरो। थीटा कितना है, जीरो। तो इससे आपके पास क्या आएगा, ई ए पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक था। अब इसके बाद आपके पास है जीरो फ्लक्स। अब अगर मरवा मैंने यहां पे वेक्टर एरिया की बात नहीं की, मैंने सरफेस एरिया की बात की, तो फिर मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, साइन। फिर मैं कहूंगा कि सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। कितना एंगल बनाएगी, 90। देखें, दिस इज अ सरफेस एरिया, तो उसे होन दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ई, और ये सरफेस एरिया है। यहां पे इतना कितना एंगल बन रहा है, 90। तो पाई इज इक्वल टू ई ए साइन ऑफ अल्फा। पाई इज इक्वल टू ई ए साइन ऑफ 90। इससे क्या आएगा, ई ए। अब ये भी एमसीक्यूज है। सरफेस एरिया के साथ अगर एंगल 90 हो, फिर फ्लक्स मैक्सिमम और पॉजिटिव होगा। यूनिट वेक्टर एरिया के साथ अगर एंगल जीरो हो, तो फिर आपके पास फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। जीरो फ्लक्स का क्या मतलब है, अब मैंने दरवाजा जो है उसको मैंने फॉर एग्जांपल मैंने धक्का दिया है और दरवाजा गिर गया है। ये वाला दरवाजा जो है ना गिर गया है, जमीन के साथ टच हो। अब आप लोग कैसे निकलोगे, मतलब ऊपर नहीं, अब तो लाइंस इससे पास नहीं हो रही है ना, तो फ्लक्स क्या होगा, इधर देखें, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, मतलब ये आपके पास वो सरफेस एरिया है, और ये इसका कौन सा एरिया है, यूनिट वेक्टर एरिया है, और आपकी लाइंस इस तरीके से आ रही है, कोई भी पास नहीं हो रही है। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 90। तो पाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 90, ई ए ज़रबे जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर यूनिट वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो फिर आपके पास फ्लक्स क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं,
दिस इज अ सरफेस एरिया एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। तो अब इस केस में एंगल कितना बन रहा है? 0। तो पाई इज इक्वल टू ई ए साइन ऑफ अल्फा, ई ए साइन ऑफ 0, ई ए ज़रबी 0 इज इक्वल टू 0। सरफेस एरिया के साथ अगर एंगल 0 है तो फ्लक्स 0। यूनिट वेक्टर एरिया के साथ अगर एंगल 90 है तो फ्लक्स 0। सरफेस एरिया के साथ अगर एंगल 90 है तो फ्लक्स मैक्सिमम। यूनिट वेक्टर एरिया के साथ अगर एंगल 0 है तो फिर फ्लक्स आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम। अब आपके पास नेगेटिव है, मैक्सिमम भी हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? देखें, नेगेटिव आपके बुक में है? नहीं है। सिंपल पाई इज इक्वल टू थीटा टी अगर थीटा आपके पास 180 हो। तो पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 180, पाई इज इक्वल टू माइनस ई ए। अब इसकी यूनिट है, उसको अंडरस्टैंड करें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट देखें, पाई बराबर है किसके? ई डॉट ए। ई की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम डॉट मीटर स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? दे दे मुझे, वेबर है आई थिंक, मेरे पास बुक में होगा। अभी मैं इसका एग्जैक्ट भूल गया हूं कि क्या नाम इसको दिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बस ये यूनिट लिखी है, कोई खास नाम नहीं दिया है इन लोगों ने। न्यूटन पर कूलम डॉट मीटर स्क्वायर, या इस तरह भी लिख सकते हो, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डॉट कूलम इनवर्स। ठीक था। अब इसका हमने डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन के ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन है, कौन कौन इसका डायमेंशन निकाल सकता है? निकाले बस, ताकि आप लोगों को पता चल सके बस। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है तो मैं खुद करवा देता हूं, उसके साथ चेक कर लें। आपके पास फार्मूला है पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आप इनके अलग अलग डायमेंशंस निकालें। ई आपके पास बराबर है एफ डिवाइडेड बाय, क्योंकि एफ आपके पास बराबर है एम ए डिवाइडेड बाय क्यों, इस तरह है। लेकिन क्यों का तो खुद का डायमेंशन नहीं है, तो आप सिंपल इस तरह लिखोगे, एम ए क्यों की जगह पे आई टी, और ए जो है उसका तो सिंपल डायमेंशन है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, ए जो है वो लेंथ है ना। तो अब आप क्या करें कि पाई को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इसको बंद कर दिया है, यहां पे आप लेके m और a की डायमेंशन एल टी पावर -2, और नीचे ये जो a है, ये जो a है इसका तो डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, क्या है? एल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आपके पास कौन आ रहा है? a है और t है। इसकी जगह पे, a की जगह पे तो a लेके और t की जगह पे t लेके, दोनों का डायमेंशन से I है, I करंट है, उसका डायमेंशन a है। अब इनको करें m m, ये हो जाएगा एल क्यूब, टी ऊपर चला जाएगा टी पावर -3, ए ऊपर चला जाएगा -1। तो ये इसका क्या है? डायमेंशन।
ठीक था। अच्छा, अब यहां पे है कि जीरो फ्लक्स का एक्चुअल मतलब क्या है। दलताओ गोरा, ये आपके पास एक एरिया है, इसमें 3 लाइंस एंटर कर रहे हैं और 3 लाइंस क्या कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। तो यहां पे नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा, जीरो के। मेरी बात समझ में आ गई है। अगर एक एरिया में जितना भी फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स लीव कर रहा है, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा। लेकिन शर्त यह है कि यहां पे ना कोई सोर्स हो और ना कोई सिंक हो। यहां पे देखें, फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग, लेकिन शर्त क्या है, नो सोर्स एंड नो सिंक। सोर्स का मतलब इस एरिया के अंदर कोई पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव फील्ड देता है। सिंक का मतलब नेगेटिव भी नहीं होगा क्योंकि वो फील्ड क्या करता है, मतलब हम कहते थे ना कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव पे क्या होता है। इस एरिया में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो फिर जितने एंटर करेंगे उतनी क्या करेंगे, लीव। 3 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद थे, तीनों लीव कर गए, क्लास में नेट क्या है, 0। अब आपके पास है पॉजिटिव फ्लक्स। ये मैं फिजिकल मतलब समझा रहा हूं, बहुत कम स्टूडेंट्स को इसकी फिजिकल मतलब का पता होता है। पॉजिटिव फ्लक्स। अब इधर देखें, यहां से 3 लाइन एंटर कर गए हैं और वहां से लीव 5 6 कर गए हैं, तो एंटरिंग से लीविंग क्या है, पाई एंटरिंग लेस है किससे, पाई लीविंग से। अब ये कब पॉसिबल है, किस साइन, क्लियरली बोलो, नहीं समझ आ रही है, ये कब पॉसिबल है। यस, अगर इस सरफेस एरिया के अंदर कोई पॉजिटिव ऑलरेडी मौजूद हो। मैं एक और बात बताता हूं, एक चौक है, फॉर एग्जांपल सदाम चौक है, उसमें जितनी गाड़ियां एंटर कर गई उतनी लीव कर गई है, तो नेट गाड़ी किस चीज के बराबर है, 0। अब वहां पे पहले से एक गाड़ी खड़ी थी, 3 जो है वो एंटर कर गई है और लीव कौन कितनी कर गई है, 4, क्योंकि वो एक जंक्शन पे ऑलरेडी खड़ी थी। अब अगर यहां पे पॉजिटिव ऑलरेडी मौजूद हो तो ये 3 लाइंस जो है ये किसके होंगे, पॉजिटिव के, और ये 3 जो है वो किसके होंगे, जो एंटर हो गए हैं, तो लीविंग क्या हो गई है, ज्यादा। अब आपके पास है नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, देखिए यहां से एंटर कर गई है 3 या 6, लीव कर गई है 3। अब कब पॉसिबल है, जब इसके अंदर कौन हो, नेगेटिव। ये 3 को ये हड़प जाएगा। शादी में फॉर एग्जांपल यहां पे 6 ट्रे आ गई, इस रूम में 6 ट्रे एंटर नहीं कर गई है, 2 किसी ने जो है बिल्कुल गेट पे साइड पे किए हैं, तो वहां से तो 10 निकली थी, अब यहां पे कितनी आ गई है, 8, क्योंकि जंक्शन पे कोई था। अब इस तरह ये 6 ट्रे आ गई है, 3 यहां पे आपकी पोपो कड़ी है, उसने साइड भी किया है, 3 आगे चले गए हैं। तो इस केस में देखें, फ्लक्स एंटरिंग जो है वो ग्रेटर है किससे, लीविंग से, लीविंग कम है, तो यहां पे साइन गलत है, वहां पर गलत लगा है। एंटरिंग ग्रेटर है किससे, लीविंग से, तो उल्टा कर लेना, बस थे। अच्छा,
अब इसकी समझ आ गई है? अच्छा, अब इसके ऊपर एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज है, इफ द electric if the electric field strength if the electric field strength doubles if the electric field strength doubles and surface area become half, the electric flux becomes dash. Option number A double, option number B half, option number C unchanged, D none of these. क्यों? देखें, पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डबल, ई जो है वो बराबर है 2E के, एरिया भी कम हाफ, ए बराबर है ए डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा पाई प्राइम इज इक्वल टू 2E डॉट ए डिवाइडेड बाय 2। इनसे फिर क्या आएगा? पाई। Electric flux is dash quantity. Option number A scalar, option number B vector, option number C tensor, option number D phasor. स्केलर क्यों है? इसमें डॉट प्रोडक्ट है, बाकी इसमें फोर्स और वेलोसिटी है, सॉरी फोर्स भी है, कूलम चार्ज एरिया है, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, बस डॉट प्रोडक्ट इसका बेस्ट ऑप्शन है। यस यस, यही मैं समझा रहा हूं। इन इलेक्ट्रिक field of 500 Newton per coulomb acts on flat surface area of 0.4 meter square placed perpendicular to the field flux is dash. Option number A 100 Newton dot meter square divided by coulomb, B 200 Newton dot meter square divided by coulomb, C 300 Newton dot meter square divided by coulomb, D 400 Newton dot meter square divided by coulomb। हाँ देखिए, E हमें दिया गया है 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, फ्लैट सरफेस ए आपके पास है 0.4 मीटर स्क्वायर, हमसे मांग रहे हैं पाई, पाई इज इक्वल टू के ई डॉट ए 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम ज़रबे 0.4 को इस तरह लिख सकता हूं 4/10 मीटर स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसल, तो पाई इज इक्वल टू 50 ज़रबे 4 200 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर सी ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, डी ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है। अ पॉइंट चार्ज, a point charge is placed outside a closed surface. A point charge is placed outside a closed surface. Net electric flux through the surface is dash. Option number A positive, option number B negative, option number C infinite, option number D zero. Each a point charge is placed outside the closed surface. क्लोज सरफेस में तो फिर आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक दा। इस टॉपिक का नाम है गॉसेस लॉ। ठीक है, इससे पहले हमने एक कूलम लॉ को पढ़ा था। कूलम लॉ सिंपल दो चार्जेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते थे, 2 पॉइंट चार्जेस। ये लॉ जो है ये जनरलाइज है। क्या है? जनरलाइज। इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जनरलाइज का मतलब है विच हैव मोर एप्लीकेशन। जनरलाइज का मतलब क्या है? विच हैव मोर एप्लीकेशन। जनरलाइज का मतलब है विच हैव मोर एप्लीकेशन, जिसके एप्लीकेशंस क्या हो? ज्यादा हो। मतलब वो उसकी लिमिटेशंस कम हो। किसके मुकाबले में? कूलम लॉ के मुकाबले में। कूलम लॉ जो है वो आप क्लोज या मतलब मिनी चार्जेस के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसको क्या करेंगे कि फॉर मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसको हम बहुत सारे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। कूलम लॉ जो गॉसेस लॉ जो है इसको आप क्लोज शेप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा था। पाई बराबर था ई डॉट ए के। किसके? लेकिन इसमें शर्त ये था कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ किसके लिए? फ्लैट और ओपन सरफेस के लिए। लेकिन याद रखें गॉसेस लॉ जो है इसको आप क्लोज शेप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज्ड शेप्स। मुख्तलिफ क्लोज शेप्स के लिए आप इसको क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। और हम इसके जरिए क्या करते हैं? वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसके जरिए क्या फाइंड करते हैं? फ्लक्स। वी कैन फाइंड फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ।
हम गाजेस लॉ के जरिए फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आप क्लोज शेप्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सिंपल है वो स्फेरिकल शेप है। कौन सा शेप है, स्फेरिकल शेप। सबसे जो सिंपलेस्ट शेप है वो स्फेरिकल है। आप इसमें सिलेंड्रिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें क्यूबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गाजेस लॉ की स्टेटमेंट को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, हमने गाजेस लॉ की स्टेटमेंट जो है उसको मैथमेटिक्स से प्रूफ करवाना है, जो मैथमेटिकल स्टेप्स है उनसे प्रूफ करवाना है। पकाए डाले रोडो। देखिए, आपके पास ये एक चार्ज है, ठीक है, दिस इज अ चार्ज, और ये चार्ज जो है ये एक सरफेस में इनक्लोज है, जो कि क्लोज्ड सरफेस है। कौन सा सरफेस है, क्लोज्ड। आपके लिए कि ये एक स्फेयर है। याद रखिए, फिजिक्स में हम स्फेरिकल शेप बार बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सबसे सिंप्लीफाइड शेप है और इनसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन इजीली क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब ये वाला जो फार्मूला है जो यहां पे मैंने लिखा है, ये तो आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये किसके लिए है, ओपन एंड फ्लैट सरफेस। अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्फेरिकल शेप है इसको हम स्मॉल इक्वल साइज पिचेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। स्मॉल इक्वल साइज पिचेस में हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड। ये जो एक पिच है इसका एरिया आपके पास क्या है, डेल्टा A1, इसका एरिया है डेल्टा A2, इसका एरिया है डेल्टा A3, इसका एरिया है डेल्टा AN। अब देखें, मैं उस इक्वेशन को अब इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसको छोटे छोटे पिचेस में डिवाइड किया। जैसे आपके पास फुटबॉल की जो चमड़ी होती है, जिसके अंदर वो फुटबॉल का ट्यूब होता है, वो छोटे छोटे पिचेस से क्या होता है, मिलकर बना होता है। अब ये पिचेस जो है इसको मैंने इस तरीके से सेट करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एरिया A1 है तो ये इसका एरिया का जो यूनिट वेक्टर एरिया है, और ये कौन सी लाइन है, फ्लक्स लाइन है। मतलब इन चार्ज से जो लाइन आती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर एरिया A। इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0। मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो अंदर चार्ज पड़ा है उससे जो लाइन निकल रही है वो यहाँ पे बिल्कुल वेक्टर एरिया की क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। अब मैंने स्मॉल स्मॉल पेजेस में डिवाइड किया है, अब इनका फ्लक्स भी क्या आएगा, अलग आएगा। क्या आएगा, अलग। तो आपके पास क्या आएगा, φ1 इज इक्वल टू E डेल्टा A1 इंटू cos ऑफ थीटा, E डेल्टा A1 इंटू cos ऑफ 0 इज इक्वल टू E डेल्टा A1। एकदम। इसके बाद है φ2 इज इक्वल टू E डेल्टा A2 इंटू cos ऑफ थीटा, E डेल्टा A2 इंटू cos ऑफ 0, E डेल्टा A2। ठीक था। अब इधर देखें, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेगा। ठीक है। अच्छा, पाई एन बराबर है किसके, ई एन डेल्टा ए एन इंटू कॉज ऑफ थीटा एन, ई एन डेल्टा ए एन इंटू कॉज ऑफ 0, ई एन डेल्टा ए एन। ठीक था।
यहां तक समझ गए हो? मैंने एक एक पिच के लिए अलग अलग क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, पाई नेट, वो किसके बराबर होगा, पाई 1 प्लस पाई 2 अप टू पाई n। ठीक था? तो पाई नेट इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ई डेल्टा A1 प्लस ई डेल्टा A2 अप टू ई डेल्टा AN। मरवा यहां पे मैं ई के साथ 1 2 नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे इक्वल पास हो रही है। मैंने सेटिंग इस तरीके से की है। और ए के साथ 1 2 क्यों लिख रहा हूं? चेंज नहीं है, सारे इक्वल साइज के हैं, क्योंकि मैंने पूरा एरिया इनसे बनाना है। तो A1 प्लस A2 तो करूंगा। अच्छा, मतलब उसको नहीं, मतलब ये है कि ये 1 2 3 जब आप मिलाओगे, इससे पूरा आपका क्या बनेगा, एरिया बनेगा, सरफेस। अच्छा अच्छा, अब यहां से आप ई को कॉमन कर ले, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। ठीक है, मतलब समझ गए हो? अच्छा, अब इधर देखो, पाई नेट। अब आप पीछे जाएं, एक एक पीछे हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू के क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं सारे इन एरियाज को मिलाऊं, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN, इससे क्या बनता है, एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ठीक था? तो पाई नेट इज इक्वल टू, के की जगह पे हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक था? 4 पाई के साथ आर स्क्वायर के साथ आपके पास क्या आ गया, पाई नेट इज इक्वल टू क्यों इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही आपके पास क्या है, गासेस लॉ। क्यों? तो इसके अंदर इनक्लोज है, बंद है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो गासेस लॉ हमें क्या कहती है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, the net electric flux through any closed surface will be equal to the charge enclosed by that surface and permittivity of a free space। आप इससे निकाल सकते हो, ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, net electric flux through any closed surface will be equal to the charge enclosed in that surface divided by permittivity of free space। ठीक था?
मैंने आप लोगों को कहा कि मैं इस चार्ज को मुख्तलिफ शेप्स में बंद कर सकता था। देखिए, मैं स्फीयर शेप में बंद कर सकता था, मैं सिलेंड्रिकल शेप में बंद कर सकता था, मैं क्यूबिक शेप में भी बंद कर सकता था, लेकिन मैंने इसको किस में बंद किया? क्यों? क्योंकि वहां से मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना और इस लॉ को प्रूव करना सबसे क्या है, आसान है। तो हम हमेशा किसकी तरफ जाते हैं? स्मार्ट वर्क की तरफ, नॉट हार्ड वर्क की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का सिंपल मतलब यह है कि ये जो यहां पे चार्ज पड़ा है, क्यों इसको हम कहते हैं क्यों इनक्लोज्ड। ये क्या है? चार्ज इनसाइड स्फीयर, चार्ज इनसाइड स्फीयर। अच्छा, अब यहां पे आपके पास ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो आपके पास बेसिकली इस चार्ज और इस एरिया के दरमियान जो हवा है, एयर, वैक्यूम, इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपके पास है परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो वो तो सिंपल आपको पता है, 8.85 ज़रबे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन डाटा मीटर स्क्वायर। अगर आपको कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड दे दे इनक्लोज और आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दे दे, तो आप यहां पे सिंपली क्या फाइंड कर सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी दैट क्लोज्ड सरफेस। अब हम इसके एप्लीकेशन की जानिब बढ़ते हैं। इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है E is equal to 0 inside a hollow charge conductor। E is equal to 0 inside a hollow charge conductor। मैं पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इसके मैं आप लोगों को यूजेस भी बताऊंगा। देखिए, हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, हॉलो चार्ज कंडक्टर है। एक कंडक्टर है गोल, हमने इसको बिल्कुल रिंग की तरह कनेक्ट किया, जिस तरह आप लोग ये रिंग इस्तेमाल करते हो। अब हमने इसके ऊपर चार्ज स्प्रे कर दिए, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। इस चार्ज से जो लाइन एंटर हो रही थी, सेम उसी चार्ज से भी लाइन एंटर हो रही थी। तो ये वाला जो चार्ज है, इसकी लाइन को क्या हो गया? इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, इस वाले ने इसको क्या कर दिया? रिपेल, ये बाहर निकल गई। ये जो चार्ज है, इससे जो लाइन निकल रही थी, जो यहां पे आने वाली थी, सेम उस तरह इससे भी आने वाली थी, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। किसी भी हालो कंडक्टर पर, किसी भी हालो कंडक्टर पर अगर हम चार्जेस स्प्रे करेंगे, चार्जेस क्या करेंगे? स्प्रे, तो वो क्या करेगा? वहां पे चार्जेस इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मेरी बात को दोबारा सुनो, इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। जब भी हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्प्रे करेंगे, फर्ज करें ये एक कंडक्टर है, हमने इसके ऊपर चार्ज स्प्रे कर दिए, तो चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इवनली जानते हो, 2, 4, 6, 8, 10। अगर वो इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो फिर इनसाइड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अगर वो इवनली नहीं है, ऑडली है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक और चार्ज है, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे एंटर करेगी, बिकॉज ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं, दोनों आपस में, इसके लिए कोई है नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है? चार्जेस क्या करेंगे? दे विल डिस्ट्रीब्यूट इवनली एंड यूनिफॉर्मली।
इवनली एंड यूनिफॉर्मली। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या इस तरह सच में है कि हमारे पास एक हालो चार्ज कंडक्टर है, इसके इनसाइड यहां पे एक चार्ज पड़ा है, मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया है आउटसाइड, सॉरी बस ठीक है, पहले हम इनसाइड करते हैं फिर आउटसाइड के ऊपर चले जाते हैं। यहां पे चूंकि चार्जेस हमने स्प्रे किए हैं बाहर, अब अगर हम गाउस लॉ इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द फ्लक्स, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों काम हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम कर सकते हैं, फ्लक्स भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाइटल में लिखा है कि E विल बी जीरो इनसाइड अ हालो चार्ज ऑन कंडक्टर। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है फेराडे। क्या नाम है? फेराडे। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फेराडे केज। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? फेराडे। उसने खुद को एक पिंजरे में बंद किया था। किसमें? पिंजरे में। और ये पिंजरा खुद मेटल का बना था, और फिर ये कह रहा था कि अगर इसके ऊपर कोई बाहर से चार्जेस या बाहर से मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इसके ऊपर पड़ भी जाए तो वो इसके इनसाइड दाखिला नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो उसके इनसाइड दाखिला नहीं हो सकते हैं। क्यों दाखिल नहीं हो सकते हैं? अच्छा, इसने जब खुद को इस केज में बंद कर लिया, जिसको हम फेराडे केज कहते हैं, तो ये चीज उसमें प्रूफ हो गई कि अगर आप इस पिंजरे में खुद को बंद करते हो, बाहर से आपके ऊपर कोई लाइटनिंग या बिजली गिरती है या कोई चार्जेस या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनसाइड वो कभी भी आपको एंटर नहीं करेगी। उसमें यही वाला एप्लीकेशन इस्तेमाल हुआ है कि चार्जेस आउटसाइड खुद को क्या कर लेते हैं? इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब अगर हम इसके इनसाइड चार्ज को मालूम करना चाहते हैं, ये जो मेरे पास हालो चार्ज कंडक्टर है, मैंने इसको, ये कमरा है, अब देखिए इसके बाहर आपने देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है, मतलब बहुत ज्यादा तूफान है तो उसमें बिजली कड़कती है, लोग शेड्स के अंदर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अगर इस तरह ना हो कि इसी कमरे के ऊपर वो गिर जाए, मतलब कि वो बिजली जो है, वो जो लाइटनिंग है जिसको हम तंदर बोलते हैं, अगर वो इस कमरे के अंदर तो दाखिल नहीं होता है, क्योंकि इनसाइड ये कमरा देखें, ये कमरा तो इंसुलेटर्स है मेजॉरिटी इसमें। अगर हम इसको एज अ कंडक्टर भी ले लें, इसके बाहर हम बहुत सारे चार्जेस को स्प्रे कर लें, तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एंटर नहीं करेगा। उसके मैंने रीजन बता दी कि ये जो पॉजिटिव्स हैं ये खुद को यूनिफॉर्मली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल कर लेते हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किस चीज के बराबर होता है? जीरो पे। अच्छा, अब हमें इसको प्रूफ करना है। अब अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने लेना है गॉसियन सरफेस। क्या लेना है? गॉसियन सरफेस। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम कौन सा सरफेस लेंगे? गॉसियन। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। कौन सा सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस। ये एक्चुअल में मौजूद नहीं है, हम इसको कंसिडर करते हैं। फिजिक्स में किसी प्रैक्टिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम हमेशा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। मुझे किसी ने कहा है कि फर्ज करें आप सेंटर से ये जो पॉइंट P है इस पे मालूम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मैं इस तरीके से लूंगा। मैंने यहां पे जो डॉट डॉट्स ड्रा किए हैं सर्कल, ये कौन सा सरफेस है? दिस इज GS गॉसियन सरफेस। मेरे पास एक हालो चार्ज कंडक्टर है, जिस तरह हम इस रूम में अभी बैठे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस किसी ने स्प्रे कर दिए हैं, और किसी ने मुझे कहा कि आप इधर ये जो पॉइंट है इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ले। तो मैं पहले इनसाइड क्या करूंगा?
एक गाशियन सरफेस ड्रा करूंगा। यहां पे जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से लेकर पी तक वो क्या है, आर है। डिस्टेंस क्या है, आर। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया है इसके अंदर कोई चार्ज है कि नहीं है? नहीं है, चार्जेस तो सारे बाहर हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज किसके बराबर है, 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे फ्लक्स किस चीज के बराबर है, 0 के। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। फर्स्ट हमने गाशियन सरफेस लेना है, स्टेप नंबर 2 में हमने गाजेस लॉ का इस्तेमाल करना है, और स्टेप नंबर 3 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन लेनी है। वो क्या है, पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अच्छा, अब आपके पास पाई किस चीज के बराबर है, 0 के, तो 0 इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इसका मतलब यह है कि यहां पे एरिया तो 0 नहीं हो सकता, एरिया तो मौजूद है, लेकिन ई जो है वो किस चीज के बराबर है, 0 के। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में आप लोगों को सिंपली समझाया था कि जहां पर भी अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे फ्लक्स किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लक्स किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, देखिए हमने इस टॉपिक से पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था न्यूट्रल पॉइंट का, अगर आप लोगों को याद हो। फर्स्ट करें ये जो गोल सर्कल है, यहां पे तो गोल सर्कल है, यहां पे गोल सर्कल नहीं है अभी मैं जो बना रहा हूं। ये 3 पॉजिटिव है, यहां पर भी 3 पॉजिटिव है, ठीक ना। इनसे लाइन निकल रही थी, ये आपस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट। इनसे जो निकलेगी ये आपस में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। इन वाली भी आपस में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। इनसाइड कोई फील्ड लाइन है नहीं है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो इनसाइड ई क्या किस चीज के बराबर है, 0 के। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे ले लो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। इनसे जो फील्ड लाइन निकल रही थी, इनसे भी निकल रही थी, इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। तो ई इनसाइड हालो चार्ज कंडक्टर किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। हाँ, कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ। अब ये जो हमारा पीछे वाला कंसेप्ट है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाते हैं। ये ऑयल टैंक है, ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर। ये ऑयल टैंकर जब हवा में बहुत तेजी से सड़क के ऊपर सफर करती है तो इसके अंदर क्या होता है, ऑयल। और हवा की वजह से इसके सरफेस के ऊपर क्या चीज आ जाती है, चार्जेस। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड एंटर हुई है? नो। क्यों? क्योंकि एक हमने अभी प्रूफ किया है कि इनसाइड हालो चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के बराबर है, 0 के। अगर फिर भी कुछ मसला बनता है तो वहां जो कंपनी ने उसको डिजाइन किया है उसने इंस्ट्रक्शन लेके हैं कि आप इसकी बॉडी के साथ एक वायर कनेक्ट करें जो इतना लंबा हो कि वो ग्राउंड के साथ क्या करे, टच करे, ताकि अगर इनके सरफेस के ऊपर कोई चार्जेस आ भी जाएं तो हाई पोटेंशियल पर वो होंगे, और ग्राउंड लो पोटेंशियल पर है वो सीधा किधर चले जाएंगे, ग्राउंड, लो पोटेंशियल पे। इस तरह सेम जहाज है, जहाज की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। जब जहाज तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ जाता है एयर में, वो जब वहां पे मोशन करता है तो वो चूंकि इनसाइड तो वो हालो होता है, मतलब लोग बैठे हैं वो सेफ है, लेकिन बाकी तो वो हालो है। वो जब वहां पे एयर में क्या करता है, बहुत फास्ट मूविंग करता है, तो एक मेथड जो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन, वो चूंकि एयर के साथ फ्रिक्शन करता है तो उसके सरफेस के ऊपर क्या आ जाते हैं, चार्जेस।
लेकिन इनसाइड वहां पे किसी भी पैसेंजर को कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि इनसाइड फेराडे केज के एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ है कि इनसाइड अ हॉलो चार्ज कंडक्टर E विल बी इक्वल टू 0। ये तो हमने इनसाइड बात की है। अब हमने जाना है किधर, आउटसाइड पे जाना है। E नॉट इक्वल टू 0 आउटसाइड a hollow charge conductor। E not equal to 0 outside a hollow charge conductor। अब हमने इसको प्रूफ करना है। किस तरीके से प्रूफ करेंगे? सेम वही कंडक्टर लेंगे, ये आपका कंडक्टर है, यहां पे चार्जेस हैं, ठीक था। अब मैंने ये वाला पॉइंट लिया है जो कि आपके पास है पॉइंट P, मैंने बाहर का कोई पॉइंट लिया है। और फर्स्ट स्टेप क्या था? गॉसियन सरफेस। हम सबसे पहले क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस। ये मैंने लिया है गॉसियन सरफेस। एक चीज यहां पे नोट करें, इससे आगे वाले चैप्टर में वहां पे यही जो मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूं ये मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पढ़ूंगा। यहां पे आप पढ़ते हैं गाउस लॉ, वहां पे आप पढ़ेंगे एम्पेयर्स लॉ। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे गॉसियन सरफेस है, वहां पे एम्पेरियन लूप है। तो अगर आपकी इस चैप्टर में कंसेप्ट्स क्लियर होंगी तो वहां पे आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर पे मैं क्या करता हूं? पाई नेट इज इक्वल टू क्यों इन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्या बोल सकते हैं? रीजन नहीं, रीजन तो आप कोई भी ले सकते हैं ना। ये तो मैंने एक सर्कल ड्रा किया है सिंपल, ये लाइन है, इस लाइन को हम बेसिकली गॉसियन सरफेस कहते हैं। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि ये एक इमेजिनरी सरफेस है, हम इसी वजह से ड्रा करते हैं ताकि हम इसको एक क्लोज लूप बनाए, क्योंकि गॉस लॉ आप किस पे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लोज लूप। हम एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं, एक क्लोज वॉल्यूम बना रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिए, यहां पे मैंने इस तरीके से बनाया है। ये बोर्ड खुद 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। यहां पे हम बहुत सारी चीजें एज्यूम कर लेते हैं। ये रूम 3 डायमेंशनल है जिसमें मैं खड़ा हूं इस वक्त, लेकिन ये बोर्ड 3 डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि इसका एक लेंथ है और एक आपके पास क्या है? विड्थ है। हाइट तो इसकी बिल्कुल है ही नहीं, वो जो 3rd डायमेंशन है Z। तो इस पे तो मैं कभी भी 3 डायमेंशनल डायग्राम बना ही नहीं सकता हूं, क्योंकि गॉस लॉ में कल हमने बात की थी। अब सिंपल, अभी तरबूजों का टाइम है तो आप एक गोल तरबूज ले लें, वो आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है। आप उसके सरफेस के ऊपर क्या स्प्रे कर ले? चार्जेस। अब इनसाइड देखिए, इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं है, नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के बराबर है? 0 के। अब बाहर आप स्प्रे कर ले, स्प्रे आपने कर लिया है। अब बाहर चूंकि चार्जेस तो बाहर निकल रहे हैं, अब आपने कोई ऐसा सरफेस इसके ऊपर डालनी है जिस पे आप ये वाला इक्वेशन पे इस्तेमाल कर सकें। पाई इज इक्वल टू E डॉट A। जिस तरह हमने कहा था कि हम फिर इस सरफेस को स्मॉल पिचेस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आपने कुछ इमेजिनरी इस तरह की सिचुएशन जहन में बनानी है कि हम इस तरह अगर करेंगे तभी हम इसके लिए एक अच्छा सा इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिजिक्स में हमेशा यहां पे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने कुछ टर्म्स लेने हैं। तो इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे मैं कुछ टर्म्स ले रहा हूं। चार्जेस के लिए मैंने क्यों का नाम दिया है, जो यहाँ पे हवा है उसको मैंने एप्सिलॉन नॉट का नाम दिया है, जो यहाँ पे चार्जेस से लाइंस निकल रही हैं उसको मैंने नाम किसका दिया है? पाई का नाम दिया है। तो एक प्रैक्टिकल चीज है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मुख्तलिफ तरह के क्या कर रहा हूं? टर्म्स ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई हो गई है आपके सामने किसी घर में, आप अपने घर में उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई समझ नहीं रहा है, तो अब आप क्या करोगे? आप कहोगे कि फर्ज करें आप यहाँ पे खड़ी हैं और ये यहाँ पे खड़ा है, मैंने पत्थर लिया इस तरह फेंका इस तरह, आप वहां पे पूरा एक सीन क्रिएट करोगे। तो इस तरह हम सीन्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे।
ये भी एक सीन है। क्या सही तरीके से पूछो। न पकिरसी तो बताना था ना आपने पहले। देखिए वो दम रहो सदस्य हम मेगा खरो पछुटला पर्सनालिटी दम रहो पकड़ गलाओ। अच्छा पाई इज इक्वल टू क्या डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब यहाँ पे गॉसियन सरफेस मैंने बाहर लिया है तो आप मुझे बताएं चार्जेस है इसके अंदर कि नहीं है? हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसमें चार्जेस है। तो पाई इज इक्वल टू क्यों इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों इनक्लोज्ड नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक और फार्मूला है पाई इज इक्वल टू के ई डॉट ए। ये भी आपके पास नेट फ्लक्स है, ये भी नेट फ्लक्स है। अब आप इस इक्वेशन को यहां पे पुट करें तो ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यों इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए को यहां पे डिवाइड कर ले, ई इज इक्वल टू क्यों इनक्लोज डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यह है कि ई यहां पे 0 के बराबर नहीं है। यहां पे 0 के बराबर है, यहां पे नहीं है। क्यों? यहां पे मैंने जब गॉसियन सरफेस को बाहर लिया है तो यहां पे अंदर चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। फ्लक्स भी 0 नहीं है क्योंकि इससे भी निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है। अब इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आपने कोई ऐसा जहाज, कोई ऐसी गाड़ी डिजाइन की है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिस पर चार्जेस है, तो फिर आप इनसाइड सेफ नहीं हो सकते हैं। इनसाइड वो आपको हार्म कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कौन से मां अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले आप इसमें यह नोट करें कि हम कभी भी इनफाइनाइट शीट नहीं ले सकते हैं। अब यहां पे हम इनफाइनाइट का वर्ड इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखिए ये मेरे पास एक शीट है। आप फर्ज करें कि ये एक कारपेट है जो आप अपने रूम में बिछाते हैं। आपने देखा होगा कारपेट की जो थिकनेस है, थिकनेस जो मोटाई है वो बहुत कम होती है किसके मुकाबले में? लंबाई के मुकाबले में। अगर मैं इसका लेंथ ले लूं, लेंथ उसके मुकाबले में जो उसकी थिकनेस है वो बहुत कम है। लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स थिकनेस। हम यहां पे ये जो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, ये हम यहां पे एक कंपैरिजन कर रहे हैं इसकी लेंथ और थिकनेस के दरमियान। एक और मिसाल दे देता हूं। वहां पे रोड पे एक बहुत बड़ा पेप्सी का बोर्ड लगा है, 100 मीटर बड़ा बोर्ड लगा है। अब अगर उस बोर्ड की आप लेंथ देखें वो 100 मीटर है, लेकिन अगर आप विड्थ देखें, मोटाई देखें, वो कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर समथिंग इतनी होगी। तो लेंथ के मुकाबले में उसकी वेट क्या है? वेट बहुत कम है। तो इसी वजह से हम यहां पे कहते हैं कि ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मैंने आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट भी बताया था कि इनफाइनाइट हम इसी वजह से लेते हैं ताकि चार्जेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फ्रिंजिंग इफेक्ट ना हो। वो याद है फ्रिंजिंग इफेक्ट? मैंने कहा था कि अगर दो प्लेट्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तभी निकल सकती है जब वो बहुत ज्यादा लेंथी हो, इनफाइनाइट हो। और फिर हम उसके दो पोर्शन से, दो लास्ट वाले पोर्शन थे, उनको क्या कर लेते थे? निगलेक्ट कर लेते थे। एक पेज निकाले सादा, फिर मैं समझाता हूं। एक सादा पेज मुझे दे दे। इसके ऊपर यहां पे इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, सारे डिस्ट्रीब्यूट है। ये आपके पास इनफाइनाइट शीट है। एक पेज दे दे शाबाश, जल्दी करें। ये इस पेज की लेंथ है और ये इसकी क्या है? विड्थ है। लेंथ बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले में? विड्थ। तो हम इस तरह करते हैं कि ये इतनी कम है कि ये तकरीबन इनफाइनाइट है इसके मुकाबले में। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 50 अरब डॉलर है और आपके पास 1 रुपए है, तो इसका मतलब उसके मुकाबले, उसके पास आपके मुकाबले में इन्फिनिटी के पैसे हैं। हम क्या करते हैं
कि इसके दोनों साइड्स पे इस तरह चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये देखें, हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक गाशियन सरफेस लोगे। क्या लोगे? गाशियन सरफेस। तो यहां पे जो गाशियन सरफेस मैं लेता हूं वो मैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेता हूं। किस में? सिलेंड्रिकल। नॉर्मली तो मैंने इससे पहले लेक्चर में किस में लिया था? गोल लिया था। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप किसी भी शेप का ले सकते हैं जिससे आप इक्वेशन इजीली क्या कर सके, डिराइव कर सके। तो मैंने यहां पे सिलेंड्रिकल शेप का लिया है। देखिए, दिस इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। ये आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिया है? गाशियन सरफेस। दिस इज योर गाशियन सरफेस। अब इधर देखिए, ये शीट जो है इस पे इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्जेस है जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्जेस है जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड पे निकल, मतलब इसकी लेफ्ट जा रही है, इसकी किधर जा रही है? राइट जा रही है। और गाशियन सरफेस जो है वो मैंने यहां पे लिया है, यहां पे एग्जैक्टली लिया है। देखिए, ये गाशियन सरफेस है। अब इसका मतलब यह है कि जो मैंने गाशियन सरफेस लिया है इसके बेसिकली आपके पास तीन फेसेस है। एक फेस ये है, एक फेस ये है, और एक ये वाला फेस है। आप मुझे बताएं कि इस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट पे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पे जा रही है, ऊपर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही है। फिर से देखें, ये वाला जो इसका माउथ है, ये वाला इसका जो एरिया है, जैसे ये मार्कर का एरिया है, ये पूरा, अगर मैं यहां पे कोई वेक्टर एरिया ले लूं, कोई ऐसा लाइन ले लूं जो इसको परपेंडिकुलर हो, तो ये आपके पास होगा A1। अगर यहां पे मैं ले लूं तो ये आपके पास होगा A2। अब अगर यहां पे मैं ले लूं तो ये आपके पास क्या होगा? A3। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें कौन से एरियाज है जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स वहां पे मैक्सिमम है, कौन से है? शाबाश। देखें, इस पेन का अगर आप देखें, ये पेन का एरिया है, ये वाला एरिया है ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है लेफ्ट की तरफ तो ये एरिया तो इसके पैरेलल है, और पैरेलल में एंगल कितना आता है? 0 आता है। तो यहां पे फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। ये वाला जो एरिया है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट की तरफ जा रही है, ये एरिया है, ये भी पैरेलल है, लेकिन ये जो A3 है, A3 ये ऊपर है, परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रही है, एरिया इसका किधर है? ऊपर की तरफ तो कोई लाइन नहीं जा रही है, तो वहां पे फ्लक्स क्या है? 0 है। तो अब हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। टोटल आपके पास 3 एरियाज हैं। देखें, नेट फ्लक्स बराबर है किसके? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। इसके लिए φ2, इसके लिए φ1, इसके लिए φ3। तो यहां पे आप लिख ले पाई नेट इज इक्वल टू φ1 किसके बराबर है? E a cos ऑफ 0। यहां पे अगर आप देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान कितना एंगल है? 0। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल कितना है? 0। तो अब सिंपल लिख लें, E a cos ऑफ 0 प्लस E a cos ऑफ 0 प्लस E a cos ऑफ 90। तो आपके पास आ जाएगा पाई नेट, ये आ जाएगा E a, ये आ जाएगा E a, और ये क्या आ जाएगा? 0। ठीक था? अच्छा, तो पाई नेट इज इक्वल टू 2E a। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक था? कोई मसला तो नहीं है इसमें? आप दोनों को अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि हम गाज़ लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने तो स्टार्ट से नहीं पढ़ा है। इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, जो नया हम पढ़ेंगे, उसमें फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, पाई नेट बराबर है 2E a के। ठीक था? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन क्या थी? पाई इज इक्वल टू
सॉरी, गाज इजला की पाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो आप सेकंड को किस में पुट करो? फर्स्ट में। पुट सेकंड इन अ फर्स्ट, यहां पे पुट कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, 2EA। अब आप यहां से क्या निकालना है आपने? E, क्या निकालना है? E निकालना है। तो 2EA डिवाइडेड बाय 2A इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, दो दो के साथ ए के साथ। तो आपके पास क्या आ गया? देखें, आपके पास आ जाएगा इक्वेशन, आपके पास आ गया E इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कौन सा इक्वेशन है? थर्ड। अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ाया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम। तो अगर आप इस शीट को देखें, ये तो एक सरफेस है, सरफेस है कि नहीं है? अब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या थी? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। अब दोनों साइड पे आप ए मल्टीप्लाई कर ले, सिग्मा जरबे ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए जरबे ए कैंसल। तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आप इस 4 को किस में पुट करें? 3 में। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन 3, 4 को 3 में पुट कर ले तो E इज इक्वल टू क्या इनक्लोज की जगह पे सिग्मा ए डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ए और आपस में कैंसल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वो इक्वेशन है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। किसकी? इनफाइनाइट शीट ऑफ ए चार्ज। हमने अभी तक 3 टॉपिक्स, 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ हॉलो चार्ज कंडक्टर विल नॉट बी इक्वल टू 0। और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब हमारे पास लास्ट वन है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हमने इसको करना है, ठीक था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 oppositely parallel charge plates। ठीक था? आपके पास 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। ये प्लेट है आपके पास पॉजिटिव, ये प्लेट है आपके पास नेगेटिव। ठीक था? इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पॉजिटिव, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा नेगेटिव। मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करूंगा?
सबसे पहले मैंने क्या लेना है, गाशियन सरफेस। अब इस केस में जो गाशियन सरफेस हम लेंगे वो लेंगे क्यूबिक। क्या लेंगे? क्यूबिक। क्योंकि यहां पे हम जो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं वो हम इजीली किससे निकालेंगे? क्यूब से। ये आपके पास क्यूब है। क्या है? क्यूब। मलियस ना, ये आपके पास क्यूब होगा। मेरा चूंकि बुक जो है वो क्यूब नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग कंसिडर कर लें, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। तो क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। क्यूब हैव टोटल ऑफ 6 फेसेस। टोटल आपके पास 6 फेसेस हैं। अच्छा, अगर टोटल 6 फेसेस है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कैसे फाइंड करना है? यहां पे रखा है चार्जेस जो है, चार्जेस अगर आप देखें वो ऊपर से किधर आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे। तो जो नीचे वाला फेस है उसका जो यूनिट वेक्टर एरिया है वो किधर है? ये सरफेस एरिया है। ये कौन सा एरिया है? यूनिट वेक्टर एरिया। फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं तो ये आपको पैरेलल नजर आएगा। इसका एरिया परपेंडिकुलर, इसका भी एरिया परपेंडिकुलर, ठीक था? इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर। आप इस रूम को ले लें, ये फेस है, ये सामने वाला फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला फेस है। अगर मैं इसका एरिया ले लूं बाहर की तरफ, फील्ड लाइन ऊपर से आ रही है परपेंडिकुलर। इसका अगर मैं ले लूं बाहर की तरफ, ऊपर से लाइन आ रही है परपेंडिकुलर, सामने वाले के भी परपेंडिकुलर, पीछे वाली का भी परपेंडिकुलर। एक एरिया बचता है जो कि किधर है? नीचे। उसका तो मतलब नीचे की तरफ है, तो फील्ड लाइंस तो नीचे की तरफ जा रही है। ये जो ऊपर है ये इस तरीके से सेट है कि यहां पर भी लाइंस नहीं जा रही है। मैंने तो प्लेट बिल्कुल इंसर्ट किया है। देखिए ये प्लेट है, प्लेट इस तरीके से है, ये आपका छत है इसके अंदर। अभी हमने प्रूफ किया था कि इसके इनसाइड जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। एक सरफेस है और वो नीचे वाला है। कौन सा है? नीचे वाला। हम यहां पे लिखेंगे इसका पाई 1, इसका पाई 2, इसका पाई 3, इसका पाई 4 और इसका पाई 5, और नीचे वाला जो है वो आपके पास क्या है? पाई 6। तो पाई नेट बराबर है पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस पाई 4 प्लस पाई 5 प्लस पाई 6। नीचे वाला जो फेस है उसको मैंने नाम दिया है पाई 6। आप एक शूज का डब्बा ले लें, शूज का डब्बा, उसके टोटल आपके पास 6 फेसेस हैं। आप उसके ऊपर एक ऐसा करें कि एक छोटी सी आप एक लकड़ी ले ले, उस पे आप कील जो है ठोक दें। कील जो है, कील जानते हो सारे। अब आप देखें कील जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और वो जो फेस है उससे छोटे छोटे आप स्टिक लगाएं, बाहर निकालें जितने भी फेसेस हैं। आपको सिर्फ एक फेस नजर आएगा जो बिल्कुल पैरेलल होगा किसको? फील्ड से, जो कील से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो यहां पे हम सिंपल लिखेंगे पाई नेट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां पे ई ए, क्योंकि ई ए cos थीटा उससे क्या आता है? ई ए। तो पाई इज इक्वल टू ई ए, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। और हमें पता है कि पाई नेट किस चीज के बराबर है? क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या है? सेकंड को पुट करो किस में? फर्स्ट में। तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। अभी मैंने चार्ज डेंसिटी निकाली है, क्यू एनक्लोज किसके बराबर है? सिग्मा ए। तो सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए और ए कैंसल, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स।